नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पहला लेटर आया तो लोगों को लगा कि उन्होंने राम भक्तों को संबोधित किया है, और राम भक्तों को संबोधित करके ये कहा, ये संदेश देने का प्रयास किया कि मोदी योगी से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं राम भक्तों के लिए काम करता था। और इस बार का जो दूसरा लेटर का एक पेज आया है, उससे हाहाकार मचा हुआ है कि पूरा एसआईटी का उन्होंने बयान दिया, नीचे दस्तखत हैं, और ये क्यों वायरल कराया गया। और ऐसे दौर में जब प्रधानमंत्री पर संकट की भरमार है, अपने ही चुनाव आयोग के खिलाफ 3 मंत्री भाग के चुनाव आयोग के दफ्तर जाते हैं, अपने ही एक मंत्री के 4 अधिकारी, सीनियर अधिकारी एकाएक बर्खास्त किए जाते हैं, हटाए जाते हैं रातों रात, और अपने ही मोदी जी का जो कल से वीडियो तरह तरह के सोशल मीडिया पर वायरल है, हम उनके बारे में चर्चा भी नहीं कर सकते। संकट बढ़ता चला जा रहा है। इधर हाई कोर्ट ने कॉकरोच पार्टी का जो एक्स हैंडल ब्लॉक था वो कल खोलने का आदेश जारी कर दिया। तो आखिर इस संकट की निजात कैसे हो? चौतरफा संकट। और उधर कांग्रेस ने प्रशांत किशोर का समर्थन कर दिया। बिहार में एक और संकट। भागे भागे गए थे चुनाव कराने, लोगों के साथ धोखा किया। बंगाल में नहीं कराया 2 सीटों पर चुनाव, उत्तर प्रदेश में नहीं कराया 3 सीटों पर चुनाव, और 3 लोकसभा सीटों पर भी नहीं कराया चुनाव, ताकि लोकसभा के सदस्य अगर जीतकर कांग्रेस के आ जाएंगे तो कांग्रेस की संख्या बढ़ जाएगी, हमारी घट जाएगी, और घट जाएगी तो फिर हमें दिक्कत होगी। तो एक नहीं, अपार संकट है। लेकिन सर, इस लेटर ने तो पूरा सब कुछ खोल दिया। और चंपत राय कहते हैं कि मुंह खोला तो जाने कौन कौन जेल जाएंगे। देखिए शिव कुमार, ये जो नई चिट्ठी है ये एसआईटी महोदय को संबोधित है। यानी जो राम मंदिर चढ़ावा डकैती की जांच कर रही एसआईटी थी, उसमें उन्होंने 6 जुलाई को जो बयान दर्ज कराया है, ये स्क्रीन पर देख लीजिए। इसमें सबसे नीचे देखिएगा चंपत राय के दस्तखत, 6 जुलाई 2026। अब वे जो लिख रहे हैं थोड़ा सा हम पढ़कर सुना दें ताकि दर्शक समझ पाए कि अब चंपत राय किस पर ठीक फोड़ रहे हैं और इसके पीछे बिटवीन द लाइंस क्या छुपा हुआ है, मंशा क्या है इस दूसरी चिट्ठी की। चिट्ठी क्या है उनका? ये कबलिया बयान, एक तरह से आधिकारिक बयान है जो एसआईटी के समक्ष उन्होंने दर्ज कराया। उन्होंने लिखा, महोदय कृपया नीचे लिखा हुआ मेरा बयान अपने रिकॉर्ड में लेने की कृपा करें, धन्यवाद। महोदय, आपके रिकॉर्ड में एक कागज है, यानी एसआईटी की जांच में कोई डॉक्यूमेंट सामने आया होगा जो एसआईटी के पास है, रिकॉर्ड में है, उसके बारे में वे लिख रहे हैं। गणना प्रक्रिया के लिए, यानी उस कागज पर जो लिखा हुआ है, गणना प्रक्रिया के लिए संयुक्त रूप से निर्धारित दिशा निर्देश दिनांक 6 फरवरी 2025 तथा न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा जी एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अयोध्या शाखा के मुख्य प्रबंधक गोविंद मिश्र जी के हस्ताक्षर। एक तो इन्होंने जो बता दिया कि जो बैंक और ट्रस्ट के बीच में जो एक एसओपी निर्धारित हुई थी, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर, उसकी तारीख है 6 फरवरी 2025। हमने कल एक दूसरे चैनल पर बताया भी था, इसका जिक्र एसआईटी की अपनी रिपोर्ट में भी है। इस पत्र से मैं कदापि सहमत नहीं हूं, यहां से खेल शुरू होता है। मैं इसे अस्वीकार करता हूं। यद्यपि इसमें लिखा है कि इसकी प्रति महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भेजी गई। मुझे तो इस दिशा निर्देश पत्र की जानकारी 13 जून 2026 को अकाउंट ऑफिस से प्राप्त हुई। गणना संबंधी सभी लिखित दस्तावेज अकाउंट ऑफिस ने मुझे उपलब्ध कराए, उस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। हम अंडरलाइन करते जाएं ताकि दर्शक समझ पाए कि इस भाषा में जो लिखा गया उसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि जो 6 फरवरी 2025 को एसओपी निर्धारित हुई थी बैंक और ट्रस्ट के बीच में, जिस पत्र का हवाला एसआईटी की रिपोर्ट में है, उनके रिकॉर्ड में है, उस पत्र की, उस एसओपी की जानकारी महासचिव को नहीं थी। जबकि उसमें ऐसा लिखा है 13 जून को इनको जानकारी मिली, इससे पहले
ये प्रति भी उन्हें नहीं भेजी गई थी। अब ये ऐसा कह रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं बोले। फिर वे लिख रहे हैं मेरे हस्ताक्षर नहीं है उस पर, जबकि अगस्त 2020 से जून 2026 तक जितने भी अनुबंध हुए हैं उन सभी पर केवल मेरे और संबंधित दूसरे पक्ष के प्रमुख अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। अब आप कल्पना करके देखिए कि ट्रस्ट के महासचिव 2026 में 6 जुलाई को इस बात का खंडन कर रहे हैं कि 2025 में स्टेट बैंक के साथ जो करार हुआ था, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर तय हुआ था कि किस तरह गणना होगी नोटों की, कौन कर्मचारी शामिल होंगे, कैसे नोट बैंक में आएंगे, सीसीटीवी कैमरों का कैसे इस्तेमाल होगा, तमाम सारी चीजें उसमें बैंक और ट्रस्ट के बीच में आपसी सहमति से लिखी गई थी। लेकिन उस पर चंपत राय के दस्तखत नहीं है, ये बात अब कह रहे हैं। यानी 2025 से लेकर आज तक मौन थे, उनको पता ही नहीं था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ बैंक ट्रस्ट का क्या रिश्ता है। अब आप देखिए वे और क्या लिख रहे हैं। वे साफ लिख रहे हैं अगस्त 2025 से लेकर 26 तक, जून 26 तक जितने एग्रीमेंट हुए हैं, जितने अनुबंध हुए हैं, सब पर बतौर महासचिव उनके हस्ताक्षर होते थे और इस पर नहीं है। जी सर, यहाँ तो मामला यही फंस गया। ये लिख रहे हैं 25 फरवरी 2025 को जो पेपर आया उस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है, और नीचे जो लाइन लिख रहे हैं कि अगस्त 2020 से और जून 2026 तक जितने भी अनुबंध हुए हैं उन सभी पर केवल मेरे और संबंध। तो जब आप स्वीकार कर रहे हो नीचे की लाइन में कि 2020 जून से 2026 के जून तक, अगस्त से जून तक, मतलब 2020 के अगस्त से जून 2026 तक मेरे ही हस्ताक्षर हैं, तो फिर 25 फरवरी को तुमने क्यों नहीं किए, एक दिन क्यों नहीं किए, और वही तो आज क्यों बता रहे हो? वही तो खेल है। हम उसी को तो स्पष्ट करते जा रहे हैं ताकि दर्शक समझ लें, इस देश के लोग समझें कि चंपत राय आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। चंपत राय ये कहना चाह रहे हैं कि बिना ट्रस्ट के महासचिव की मर्जी के या संज्ञान में लाए अनिल मिश्रा बैंक के साथ करार कर रहे थे, अनुबंध कर रहे थे, क्योंकि 2020 से लेकर 26 के जून महीने तक, इस डकैती के खुलासे के पहले तक हर अनुबंध पर चंपत राय के दस्तखत होते थे, वे खुद कह रहे हैं। और 25 से 26 के बीच में साल 2025 भी आया था, लेकिन उस एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या लिखते हैं वे। इस दिशा निर्देश पत्र पर मेरे हस्ताक्षर क्यों नहीं कराए गए? यदि मैं अयोध्या में नहीं था तो प्रतीक्षा की जानी थी। बैंक के साथ 9 फरवरी 2024 को एक एमओयू लिखा गया, उसके प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे दस्तखत हैं। अब आप देखिए, उसी बैंक के साथ 2025 से पहले 9 फरवरी 2024, इन दोनों तारीखों का उल्लेख हम कल शाम को कर चुके हैं। चंपत राय जी साफ कह रहे हैं कि जब 2024 में बैंक के साथ एमओयू हुआ था, एसओपी पर हस्ताक्षर हुए थे, तब मेरे दस्तखत हुए थे, तो 25 में मेरे क्यों नहीं हुए? और अगर मैं अयोध्या में नहीं था तो मेरा इंतजार क्यों नहीं किया गया? एमओयू के अनुसार सुरक्षा के सभी उपाय किए गए, जैसे गणना कक्ष में सीसीटीवी कैमरे, दरवाजे पर लोहे की सलाखों वाला दरवाजा लगाया गया, कुर्सी पर बैठकर मेज पर रखकर गणना का परामर्श बैंक का है जो चोरी में सहायक बना। अब आप देखिए, उनका कहना यह है दुर्घटना सामने आने पर मेज तत्काल हटाई गई, जमीन पर बैठकर गणना होने लगी। चंपत राय का कहना यह है कि कुर्सी पर बैठकर मेज पर नोटों को रखकर या बाकी दान सामग्री को रखकर गणना करने से चोरी हुई, क्योंकि धीरे से आदमी टेबल से सरकाकर कुर्सी पर बैठकर अपनी जेब में नोटों को भर लेता था। उनका कहना यह है। तो जब ये शिकायत मिली तो व्यवस्था फिर से बदली गई और जमीन पर बैठकर गणना होने लगी। देश के सभी बैंकों में चेस्ट रूम के कुछ नियम अवश्य होंगे। स्टेट बैंक के नियम तो कठोर होंगे। अंदर जाते समय और गणना कक्ष से बाहर आते समय विशेष तलाशी, बिना जेब के कपड़े आदि का इसका पालन बैंक ने नहीं कराया और दिशा निर्देश पत्र में लिखा होने के बावजूद नहीं हुआ। बैंक ने सबसे पहले जो कपड़े दिए उसमें जेब थी। बैंक के वरिष्ठ अधिकारी बताएं कि चेस्ट रूम के नियमों के पालन में ढिलाई कैसे हो गई।
मेरा विचार है बैंकों में चलने वाले नियमों की पूर्ण अनदेखी की गई। शायद बैंक के उच्च अधिकारियों को भी इस दिशा निर्देश की कोई जानकारी नहीं होगी, अन्यथा किसी स्तर पर तो भूल पकड़ में आती। यह दिशा निर्देश पत्र जल्दबाजी में लिखा गया और लिखी गई बातों का भी तनिक भी पालन बैंक ने नहीं कराया। बैंक ने गणना के लिए जिन युवकों का चयन किया उन्हें हाउस कीपिंग स्टाफ के रूप में रखा है। क्या यह उचित है? मेरे विचार से कदापि नहीं। इसी कारण मेरा विचार है कि बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को शायद कुछ भी नहीं पता है। निवेदक चंपत राय, महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, दिनांक 6 जुलाई 2026, नीचे हस्ताक्षर। अब शिव कुमार जी इस पत्र का लुब्बो आप समझने की कोशिश कर। चंपत राय जी किसके ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं? उनका T1 जी। सर, इसमें उन्होंने अंतिम लाइन में बैंक अधिकारियों को भी क्लीन चिट दे दी कि इसमें बैंक अधिकारियों का कोई दोष नहीं है। खुद को भी क्लीन चिट ले ली कि मैंने 25 फरवरी, एक सिंगल डे 6 वर्ष में एक 25 फरवरी के एमओयू पे साइन नहीं हुए, उसी में गड़बड़ी हो गई। मतलब 25 फरवरी 2025 को वो साइन करते तो शायद ये गड़बड़ी नहीं होती। नहीं, लेकिन बैंक को उन्होंने बरी नहीं किया, उन्होंने बड़े अधिकारियों को बरी कर दिया। आखिरी लाइन में वे लिखते हैं ना, बैंक ने गणना के लिए जिन युवकों का चयन किया उन्हें हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में रखा गया। नहीं, उससे ऊपर की लाइन में लिखते हैं। मेरा विचार है कि बैंकों में चलने वाले नियमों की पूर्ण अनदेखी की गई। शायद बैंक के उच्च अधिकारियों को भी इस दिशा निर्देश पत्र की कोई जानकारी नहीं होगी, अन्यथा किसी भी स्तर पर तो भूल पकड़ में आती। यानी जो बैंक के बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्हें बरी कर रहे हैं, और जो ब्रांच मैनेजर लोकल लेवल पर जिसने दस्तखत किए इस एमओयू पर, उसके ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। और सबसे ऊपर उनके टारगेट पर, अब इस लाइन को फिर से देख लीजिए, गणना प्रक्रिया के लिए संयुक्त रूप से निर्धारित दिशा निर्देश दिनांक 6 फरवरी 2025 तथा न्यासी अनिल मिश्रा जी एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अयोध्या के शाखा प्रबंधक गोविंद मिश्र जी के हस्ताक्षर हैं। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। चंपत राय के मुताबिक सिर्फ यही एक एमओयू है 2025 का जिस पर उनके दस्तखत नहीं है, अनिल मिश्रा के और गोविंद मिश्रा के। आपने तो सर पूरा इन्वेस्टिगेट कर दिया, केस ही खोल दिया, पूरा का पूरा केस खोल दिया कि यही दो देसी हैं। अब चंपत राय चाहते हैं कि हमें बख्श दो, सूली पर चढ़ा दो गोविंद मिश्रा को, ब्रांच मैनेजर को, और अनिल मिश्रा को। मुख्य यजमान सपत्नीक बैठे थे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, भले मोदी जी के निर्देश पर कैमरे में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन मुख्य यजमान तो अनिल मिश्रा ही थे। तो इस बयान का ये कोई वैसा प्रेस नोट नहीं है शिव कुमार जी, जैसी कल की चिट्ठी थी। ये पाती नहीं है, ये एसआईटी के सामने दर्ज कराया गया विधिक बयान है। एक मुख्य आरोपी जो कल अगर सचमुच में कानून अपना काम करे तो इस डकैती का प्राइम सस्पेक्ट है चंपत राय, मुख्य आरोपी, मुख्य अभियुक्त। और केस सबसे पहले चलना चाहिए उस व्यक्ति का नाम चंपत राय। वही व्यक्ति अपने इस बयान में एसआईटी को दिए गए लिखित बयान अनिल मिश्रा और बैंक के मैनेजर पर ठीकरा फोड़ रहा है। अब आप समझिए, याद कीजिए पहले दिन के मेरे वे सारे कथन कि जैसे जैसे ये मुद्दा आगे बढ़ेगा सब एक दूसरे के पाले में बॉल फेंकेंगे, और जिसकी चूड़ी टाइट होगी, जिस पर पुलिस का शिकंजा कसा, और सचमुच में अगर पुलिस ने ईमानदारी से जांच की तो ये सारे लोग एक दूसरे की पोल खोलेंगे। बताइए, आज से पहले अनिल मिश्रा की पोल चंपत राय ने कब खोली थी? आज से पहले, कल से पहले। दोनों का जलवा बुलंद था जब प्रकाश राव ने विनय कटियार से पूछा कि आप बिना पास के अंदर आ गए। उस विनय कटियार से जो इस पूरे मंदिर आंदोलन का मुख्य कर्ता धरता था, यजमान वो भी थे आंदोलन के। भाई आंदोलन के 4-5 बड़े चेहरे थे, कल्याण सिंह थे, विनय कटियार थे, अशोक सिंघल थे, उमा भारती थी, यही मुख्य चेहरे थे। और उनमें से आडवाणी के बाद
आडवाणी तो बड़े नेताओं में थे, वो आंदोलन के करता धरता थोड़े ही थे, वहां झगड़े के फसाद के जड़ थोड़े ही थे। और उसके वही बाद सही विनय बात। कटियार से कोई पूछे। तो सर देखिए, कुल मिला के जो इस लेटर का मेरी अपनी राय है, आपने तो बहुत विस्तृत में उसे डिटेल में बता दिया। अब ये चंपत राय ये चाह रहे हैं, पहली तो वो धमकी दे रहे हैं कि मुंह खोला तो सब फंसोगे, और दूसरी इसको वो धम धमकी दे रहे हैं कि गोविंद देव और अनिल मिश्रा को जेल भेजो, इस मामले को दबा दो। आपके यहां भी एक हुआ था, वो एक बड़ा घोटाला डॉक्टरों की व्यापम भर्ती का, व्यापम व्यापम व्यापम, उस व्यापम में भी यही हो रहा था कि एक दूसरे को लेता था, वो गायब हो जाता था। तो पहले तो चंपत बिल्कुल राय, अनिल मिश्रा और गोविंद मिश्रा की, प्रकाश डॉक्टर राव जी की एक विशेष सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, इनके साथ कोई दुर्घटना न हो। जी सर। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, इस अमृत काल में कुछ भी हो सकता है और होता रहा है। अतीत में अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां ऐसे बड़े बड़े मामलों में, व्यापम में तो दर्जनों लोग गायब हो गए, संदिग्ध मौत हो गई लोगों की, जो विसिल ब्लोअर थे उनके साथ हादसे हो गए, जो परीक्षार्थी थे जिन्होंने खुलासे किए, कई ऐसे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई जिनका कारण ही समझ में नहीं आता। अचानक ट्रेन से उज्जैन से कहीं चला कोई व्यक्ति और मालूम हुआ उसकी लाश मिल गई। जीते जागते हट्टे कट्टे लोग व्यापम की पूरी जांच प्रक्रिया में मारे गए। किसने मारा, कौन आरोपी, आज तक किसी को नहीं पता लगा। अपील करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, केंद्र सरकार से कम इन चारों पांचों अति विशिष्ट लोगों को वायु श्रेणी की सुरक्षा तो कम से कम दे ही दी जाए। कल अगर इनमें से कोई खामोश कर दिया गया, किसी के साथ कुछ अनिष्ट हो गया, तो बहुत सारी पहेलियां तो वो अपने साथ लिए चला जाएगा। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि अब इसके आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा। आगे अब इसको रफा दफा करने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उन तैयारियों पर ये लोग आपस में लड़के ही पानी डाल दे रहे हैं। जैसे तैसे मामला शांत होने की प्रक्रिया बढ़ती है तो कभी गोविंद देवगिरी जी महाराज कह देते हैं कि मैं तो कोषाध्यक्ष था, मेरे तो कहीं दस्तखत नहीं होते थे, मुझे तो पता ही नहीं गणना कैसे होती थी नोटों। फिर उन्होंने कल जो तस्वीरें दिखाई, वीडियो दिखाया जिसमें काकभूषुंडी जी की मूर्ति दिखाई है, रामायण दिखाई है, कुछ हार वार भी दिखाए हैं, क्या सचमुच में पर्याप्त है? क्या इतने सालों में सिर्फ इतने ही गहने गुरिये दान किए हैं लोगों ने? फिर वो 200 किलो चांदी की ईंटें कहां चली गई सिंधी समाज की? फिर वो हीरे मोती जड़ी हुई रामशिलाएं कहां गई? उनके बारे में तो गोविंद गिरी ने अपने वीडियो में कुछ दिखाया ही नहीं, और अब माइक फेंक रहे हैं उठा उठाकर चैनलों पे। क्योंकि अगर उनसे ये पूछा जाए कि आप तो ट्रेजरर हैं, आप पर केस क्यों नहीं होना चाहिए, तो वे माइक फेंक देंगे। तो आप देखिएगा, जितना मोदी, शाह, मोहन भागवत इसे ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ये फंसे हुए लोग एक दूसरे की पोल खोलने में लग गए। इस बयान को छोटा मत समझिए। चंपत राय ने एसआईटी के सामने के रूप में, जब ये केस ट्रायल पर पहुंचेगा तो कोर्ट में एसआईटी लिख बताएगी कि सर एनेक्शर 1 ये सामग्री जो अटैच की गई है चंपत राय का बयान है। तो फिर कोर्ट पूछेगा अनिल मिश्रा मुलजिम क्यों नहीं बने। अब आते हैं उस मूल सवाल पर फिर से। चंपत राय के इस बयान के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अयोध्या शाखा के ब्रांच मैनेजर गोविंद मिश्र और ट्रस्ट के अनिल मिश्रा जी आरोपी क्यों नहीं बने अभी तक? अब और कितने सबूत चाहिए? अपने आप में एक फर्जीवाड़ा तो यह है कि ट्रस्ट की ओर से महासचिव के दस्तखत होने चाहिए, तो कायदे से तो अनिल मिश्रा और बैंक के बीच हुआ वो फरवरी 2025 का करार अवैध है, कूट रचित दस्तावेज माना जाएगा, धोखाधड़ी जालसाजी मानी जाएगी कि अगर बैंक के साथ करार करने का आपको अधिकार ही नहीं था,
ट्रस्ट ने आपको अधिकृत नहीं किया था, फिर आपने किस हैसियत से दस्तखत कर दिए बैंक मैनेजर के साथ मिलकर? तो केस तो वहां से शुरू होगा। और फिर थोड़ा सा पीछे चलते जाएंगे तो राम मंदिर आंदोलन के लिए इकट्ठा हुआ चंदा, घर घर से गांव गांव से ली गई ईंटें, फिर आंदोलन के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मंदिर बनने की प्रक्रिया, उसका चंदा, उस वक्त की ईंटें, उस वक्त की दान दक्षिणा, फिर मंदिर के उद्घाटन के बाद से लेकर अब तक मंदिर में आया हुआ चढ़ावा, अगर इस सब को जोड़ लें तो कई हजार करोड़ का घोटाला है, गबन है, और नृपेंद्र मिश्र के शब्दों में डकैती है। तो इस डकैती में ये बड़े बड़े लोग क्यों बच रहे हैं? इन पर केस क्यों नहीं? और अब तो किसी सबूत गवाह की जरूरत नहीं। चंपत राय का ये लिखित बयान स्वयमेव प्रमाण है कि अनिल मिश्रा और बैंक मैनेजर पर केस दर्ज होना चाहिए। जी शिव कुमार। तो सर अब आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ कोई जेल वेल जाएगा या सब खत्म? अंतिम कमेंट सर जानना चाहेंगे। या फिर इतश्री रेवा खंडे और पंचम अध्याय सत्यनारायण व्रत की कथा का समाप्त हो जाएगा? नहीं, लेकिन अभी वो जो सत्यनारायण की कथा में साधु वेशधारी वैश्य था ना, उसकी नाव जो डूब गई थी, हाँ। उससे भगवान ने, जो साधु वेशधारी भगवान थे, श्रीमन नारायण ने उससे पूछा कि हे वणिक, तेरी नाव में क्या है? तो उसने कहा कि आप क्या सोचते हैं, मेरी नाव में तो लता पत्रादि है। तो भगवान ने, जो साधु के वेश में आए थे, उन्होंने कहा एव मस्तु, तथास्तु, ऐसा ही हो। तो उस वैश्य की नाव अगले ही क्षण पानी पर ऊपर उभर आई, क्योंकि उसकी नाव में जो धन संपदा रखी थी वो लता पत्रादि में बदल गई। ऐसा देखकर वो पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसकी पत्नी लीलावती और उसकी बेटी कलावती पूजा कर रही थी सत्यनारायण की कथा, फिर वे दौड़कर आई और अंत में भगवान के पास मनाकर उन्हें हाथ जोड़कर कहा कि मैंने मिथ्या वाचन किया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब वैश्य और उसका जामाता, जो मूर्छित पड़े थे नदी के किनारे, उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया, आकाशवाणी हुई और वे सचेत, प्राण लौटे उनके, और उनकी नाव में जो लता पत्रादि हो गए थे वे बदलकर फिर से धन संपदा में बदल गए। तो ऐसी सत्यनारायण की कथा इस वक्त अयोध्या के श्री राम मंदिर में चल रही है। ये जो चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, गोविंद गिरी महाराज जैसे लोग हैं, ये उसी वैश्य की तरह जो भगवान के सामने झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं मेरी नाव में तो लता पत्रादि है। तो अब ईश्वर इन्हें दंड देगा। शिव कुमार जी, आपके उत्तर में मैं ये नहीं कहना चाहता कि इनमें से कौन जेल जाएगा, किसको सजा मिलेगी। अब तो सजा परमपिता परमेश्वर देगा, क्योंकि ये ईश द्रोह है। ये ईश्वर के साथ आपने छल छद्म किया है। ये देश के करोड़ों, और न केवल देश के बल्कि पूरे विश्व में फैले हुए श्री सत्य सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में आस्था रखने वाले, उन सब करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ धोखा किया है आपने। इसलिए इसका दंड तो अब मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार दे या न दे, ऊपर वाले की लाठी जरूर चलेगी, और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। शिव कुमार, गंभीर अंतिम टिप्पणी आपने कर दी है, और इस टिप्पणी को दर्शक समझें। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।